हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। एक बार फिर से आरपीएससी व्यूज़ में आपका स्वागत है। और हम एक फिर से नया सेशन लेके आ रहे हैं। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जो हैं आपके लिए, यानी कि ये कहें कि प्रैक्टिस सेशन जो है वो आपका वो कंटिन्यू चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो हम इसमें जो इकोनॉमिक्स के जो महत्वपूर्ण जो है इस सेशन में जो क्वेश्चन है वो लेकर आ रहे हैं। तो जो भी बच्चा इस सेशन को जो देख रहा है, जो भी नया बच्चा आ रहा है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। और किसी भी बच्चे को अगर किसी भी प्रकार का अगर थ्योरेटिकल अगर डाउट है, तो अगर थ्योरेटिकल डाउट है तो वो हमारे इन नंबरों के ऊपर व्हाट्सअप करके हमें डाउट दे सकता है और हम उस डाउट को क्लियर कर देंगे भाई। जो हमारे जो व्हाट्सअप जो नंबर हैं वो ये हैं हमारे। तो इन व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आप अपना डाउट लिख कर भेजिएगा और हम आपके डाउट के लिए एक नई वीडियो बनाएंगे। जैसे ही 5-6 डाउट हो जाएंगे उसके बाद हम क्या कर देंगे, एक अलग से ही डाउट सेशन के नाम से एक वीडियो रिलीज कर देंगे। और ये जो सीरीज है ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। आपके डाउट आते रहेंगे, हम क्लियर करते रहेंगे। एक तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आपके किसी भी प्रकार का डाउट खत्म ना हो जाए। ये हमारा चैलेंज है। तो इस वीडियो को आप भाई अपने साथियों को भी भेजते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइएगा, ताकि जो बच्चा कोचिंग नहीं कर सकता है वो घर बैठकर इस वीडियो के माध्यम से, या जो इस चैनल के ऊपर जो भी एक सीरीज चल रही है, इकोनॉमिक्स की सीरीज चला रखी है, तो वो फ्री थ्योरेटिकल जो सीरीज है इकोनॉमिक्स की सेकंड ग्रेड के लिए वो इसके ऊपर प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो भाई जितना हो सके उतना शेयर कर दो इसको, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने सेशन के ऊपर। तो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है इसमें, पहला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है कि सही कथन को चुनना है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से आपका एक सही कथन है इसमें, ठीक है, सही ऑप्शन है, और बाकी के 3 गलत है। तो उनको आप बताना है, तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कि भाई ये क्या होता है ना। इनमें से कमेंट करते रहिएगा और वीडियो देखने के बाद अंत में आप वीडियो को रेटिंग भी दीजिएगा कि भैया आप कितना इसको पसंद करते हैं, कितना पसंद आया है। और कोई अगर हम में किसी भी प्रकार की अगर कोई सुधार करना है तो सुधार भी दीजिएगा, सुझाव भी दीजिएगा, आप सजेस्ट कीजिएगा सर ऐसे कीजिएगा। तो हम आपके सजेशन का भी इंतज़ार करते हैं। तो देखो यहाँ पे सही कथन है, यहाँ पे जीएनपी ग्रेटर देन जीएनआई नेशनल इनकम होता है। ग्रेटर देन किससे, जो जीएनई होता है, यानी कि नेशनल एक्सपेंडिचर, यानी कि सकल राष्ट्रीय व्यय क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो जो सरकारी जो व्यय होता है, यानी कि यहाँ पे ये क्या होता है, व्यय होता है। ये क्या होता है, आय होती है। और ये क्या होता है, राष्ट्र क्या होती है, नेशनल सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। क्या ये इनसे बड़ा होता है क्या, या फिर ये कथन सही है कि एन जीएनपी बराबर होता है, एनआई बराबर होता है और एनई भी बराबर होता है, तीनों आपस में बराबर होते हैं क्या। या फिर इनमें ये लेस देन का जो चिन्ह है ये चेंज हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जीएनपी में से माइनस एनआई करेंगे तो क्या उसके बराबर एक्सपेंडिचर निकल के आएगा क्या। तो इनमें से कथन कौन सा सही है, तो मैं आपको बता देता हूँ। और कि जो हमारी जो जीएनपी जो होती है, जीएनपी जो होती है वो बराबर होती है किसके, नेशनल इनकम के बराबर होती है। और ये भी बराबर, इसके बराबर ही कौन सा होता है, नेशनल, जो ध्यान रखना, नेशनल एक्सपेंडिचर, जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो व्यय होता है वो भी उतना ही होता है, ठीक है। और ध्यान रखना आय जो प्राप्त होती है वो भी उतनी होती है, जितनी आय प्राप्त होती है वही क्या होती है, ध्यान रखना, खर्च हो जाता है। और जीएनपी क्या है, वो जो जितना राष्ट्रीय जो, ध्यान रखना, सकल जो राष्ट्रीय उत्पाद है वो इतना ही उत्पादन हो रहा है, और उनसे जो आय प्राप्त होती है वो फिर उन्हीं से वो जो होता है व्यय होता है। तो ये तीनों जो है जीएनपी, जीएनआई और जीएनई तीनों बराबर होते हैं। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। हम किसको रेफर करेंगे, बी को, ऑप्शन को हम रेफर करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। राष्ट्रीय ऋण पर देय ब्याज शामिल होता है। जो भाई हमारा जो ऋण होता है, जो हमने कर्जा ले रखा है,
जो कर्जा ले रखा होता है वो दे ब्याज शामिल होता है। उसके ऊपर जो ब्याज देना होता है ना, वो ब्याज देना होता है ना, वो किस में शामिल है? जीएनपी में शामिल करते हैं, या एनएनपी में शामिल करते हैं, या व्यक्ति आय में शामिल करते हैं, या राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं? तो किस में होता है? जो देखिएगा, हमने जो बताया था कि जो राष्ट्रीय आय की जो क्लास है उसमें देखिएगा, तो जो ब्याज जो होता है, किराया जो होता है, ध्यान रखना, ब्याज जो होता है, वेतन जो होता है, या मजदूरी जो होती है वो देना होता है, ठीक है ना। और जो लाभ जो होता है, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? ध्यान रखना किस में शामिल होंगे, ये पूछ रहा है। ये ऋण पर जो ब्याज जो होता है वो दे होता है किस में? जीएनपी में, एनएनपी में, या व्यक्तिगत आय में, या राष्ट्रीय आय में? तो बताइएगा क्वेश्चन का आंसर। कमेंट करो भाई, फटाफट कमेंट करते रहो। देय ब्याज शामिल होता है, राष्ट्रीय ऋण पर देय ब्याज शामिल होता है। तो ध्यान रखना ये क्या आएगा? व्यक्तिगत आय में आएगा, यानी कि पर व्यक्तिगत आय जो होती है, यानी कि पर्सनल इनकम जो होती है, पर्सनल इनकम जो होती है उसमें ब्याज देना होता है भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत आय। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की गई थी? 1951 में, 1950 में, 1944 में, या 1949 में? फटाफट आंसर दीजिएगा भाई। देखिएगा, भारत में ध्यान रखना, भारत में राष्ट्रीय आय का लेखांकन करने के लिए, ये राष्ट्रीय आय का पता लगाने के लिए ध्यान रखना एक समिति गठित की गई थी। तो ध्यान रखना 4 अगस्त 1949 को गठित की गई थी। और इसकी किसकी अध्यक्षता में? तो ध्यान रखना पीसी महाल नोबिस की अध्यक्षता में, पीसी महाल नोबिस की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 4 अगस्त को। क्लियर हो गया? तो उस समिति को नाम दिया गया था राष्ट्रीय आय नियोजन समिति। क्या नाम दिया गया था? राष्ट्रीय आय नियोजन समिति, आय नियोजन समिति नाम दिया गया था, ठीक है। तो उसी के बारे में पूछा है भाई, इसमें नियोजन शब्द को हटाकर और फिर पूछा गया है यहाँ पर ये। तो 4 अगस्त 1949 को की गई थी सरकारी जो अनुमान लगाने की, व्यय का अनुमान, या है ना, सरकारी जो अनुमान लगाने के लिए सरकार की तरफ से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1949 में। एक बात और ध्यान रखना, 29 जून को सांख्यिकी दिवस बनाया जाता है। 29 जून को क्या बनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस बनाया जाता है। और ये जो दिवस जो बनाया जाता है किसके जन्मदिन पर? पीसी महाल नोबिस के जन्मदिन के ऊपर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एनडीपी प्राप्त करने के लिए भाई, अब देखो यहाँ पे एनडीपी प्राप्त करने के लिए जीडीपी से किसको घटाया जाएगा? भाई हमें क्या प्राप्त करना है? नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त करना है। सॉरी, नेशनल का नाम है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त करना है, यानी कि नेट, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त करना है। तो जीडीपी में से क्या घटाएं ताकि हमें
क्या घटाएं कि हमें ये प्राप्त हो जाए, अनुदान घटाएं कि प्रत्यक्ष कर घटाएं कि अप्रत्यक्ष कर घटाएं कि या मूल्य ह्रास घटाएं। तो ध्यान रखना, हमें जब भी जीडीपी निकालनी होती है, इस एनडीपी निकालनी होती है, तो हम जीडीपी में से जो गिसावट जो होती है, मूल्य ह्रास जो होता है, डिप्रिसिएशन जो होता है, उसको अगर हम घटा दें तो वो क्या हमारे पास क्या बच जाएगी जीडीपी में से, तो ध्यान रखना वो हमारे पास एनडीपी बच जाएगी। क्या बच जाएगी? एनडीपी हमारे पास बचेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? मूल्य ह्रास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूल्य ह्रास हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। जीएनपी जीएनपी जीडीपी में अंतर है भाई। क्या अंतर है भाई? सकल विदेशी विनियोग का अंतर है पाया जाता है क्या? या शुद्ध विदेशी विनियोग का अंतर पाया जाता है क्या? या शुद्ध निर्यात का अंतर पाया जाता है क्या? या विदेशों से शुद्ध साधन आय पाया जाता है क्या? तो जीडीपी जीएनपी माइनस जीडीपी, इनमें क्या डिफरेंस होता है बताइएगा। सकल विदेशी विनियोग या शुद्ध विदेशी विनियोग या शुद्ध निर्यात का या विदेशों से शुद्ध प्राप्त आय साधन आय, बताइएगा क्या होता है। तो ध्यान रखना, जीडीपी में से अगर हाँ जीएनपी में से जीडीपी निकालेंगे तो ध्यान रखना का अंतर जो होता है तो वो क्या बचेगा? NFIA बचेगा। क्या बचेगा? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबोर्ड। जो विदेशों से जो हमें आय प्राप्त होती है वो डिफरेंस होता है। और ये जो डिफरेंस जो होता है ये किसका होता है? X माइनस M। यानी कि ये जो होते हैं ये देश के नागरिक होते हैं, देश के नागरिक कमाने वाले होते हैं जो विदेशों में रहते हैं, और ये वे विदेशी नागरिक होते हैं जो भारत में रहकर कमाते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस NFIA है। और जो फिर जो डिफरेंस बचेगा वो निकाल दीजिएगा, ध्यान रखना जीएनपी में से, तो वो जीडीपी बच जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस NFIA होता है। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विदेशों से शुद्ध साधन आय कहते हैं। क्लियर हुआ इतनी बात? तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अगला हमारा आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कौन सा कथन सत्य है भाई? अब सत्य की बात हो रही है, सत्य की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इनमें से देखिए ये क्या होता है, इनमें से देखिए ये क्या होता है। NIA यानी कि नेशनल इनकम कौन सी होती है? राष्ट्रीय आय कौन सी होती है? ध्यान रखना राष्ट्रीय आय में क्या क्या होता है, ध्यान रखना राष्ट्रीय आय में क्या क्या होता है। लगान होता है, मजदूरी होती है, ब्याज होता है या लाभ होता है। जीएनपी में लगान होता है, मजदूरी, ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं लगान है, यानी कि किराया जो है, लगान का मतलब क्या है? किराया। ठीक है ना। तो ये किसके बराबर होता है? राष्ट्रीय आय के एक, जीएनपी के एक, एनडीपी के एक, जीडीपी के। तो ध्यान रखना ये जो होता है ये राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। ध्यान रखना ये देने होते हैं राष्ट्रीय आय में, और प्रति व्यक्ति आय में भी देने होते हैं। ध्यान रखना प्रति व्यक्ति आय में भी देने होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो नेशनल इनकम, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो नेशनल इनकम के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? लगान प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लाभ, इनका जो जोड़ जो होता है वही NI होता है, नेट इनकम होती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। क्लियर हो गया? इसके बराबर ये क्या होता है? NI होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएनपी क्या शामिल जीएनपी क्या में क्या शामिल नहीं होता है? क्या मूल्यह्रास, चालू वर्ष का अंतिम उत्पादन, हस्तांतरण भुगतान या उपयुक्त में से कोई नहीं?
तो बताइएगा, फटाफट बताओ भाई, सेशन को जल्दी से जल्दी बढ़ाओ। तो मूल्यह्रास में शामिल नहीं होता है। तो देखिएगा इधर, जीएनपी में से अगर हम मूल्यह्रास को निकालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है भाई? एनएनपी प्राप्त होता है। तो इसका मतलब है कि ये मूल्यह्रास इसमें शामिल होता है, तो ये तो हमारा ऑप्शन होएगा नहीं। और अगर हमने डेफिनेशन पढ़ी होगी तो उसमें बताया गया है, सीधा वह बताया गया है कि किसी देश के निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के अंतिम मूल्य को, अंतिम मूल्य का मतलब जो उस समय चल रहा होता है साल, उसको शामिल किया जाता है अंतिम उत्पादन को या अंतिम मूल्य को। हो सकता है कि अंतिम मूल्य भी पूछ ले आपका, यहाँ पे मूल्य भी रख दे, चालू वर्ष का अंतिम मूल्य भी आ सकता है। तो ये भी होता है और ये भी होता है। तो किसका मतलब क्या है? हस्तांतरण भुगतान जो है वो, हस्तांतरण जो भुगतान है मेरे प्यारे बच्चों, वो शामिल नहीं होता है जीएनपी में। जीएनपी में क्या शामिल नहीं होता है? हस्तांतरण भुगतान। ठीक है ना। जैसे कि अगर बेरोजगारी जो भत्ता है आपका, बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता हो गया है, बुढ़ापा पेंशन हो गया है, ठीक है, ये शामिल नहीं होते हैं। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी देश की राष्ट्रीय आय से अभिप्राय है क्या है? हम राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं भाई? ध्यान रखना, सरकार द्वारा कमाए गए धन से या विभिन्न उत्पादन के साधनों की आयों के योग से। विभिन्न उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन मतलब वस्तु एवं सेवा, वस्तु एवं क्या हो गया? सेवा। विदेशी मुद्रा से या उपयोग सभी। तो बताइएगा कौन सा होएगा इसमें हमारा आंसर? किसी देश की राष्ट्रीय आय से अभिप्राय क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं भाई? बताया तो था, ध्यान रखना। विभिन्न उत्पादन के साधनों की आयों के योग से, आयों के योग से, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम उत्पादन होता है उनका फिर जो मौद्रिक जो मूल्य निकाल के फिर उनका जोड़ कर लिया जाता है, तो वो योग है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, 2 से। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एनएनपी का अंग नहीं है भाई? यहाँ पे क्या बात कर रहा है? एनएनपी का अंग नहीं है। एनएनपी में, एनएनपी में क्या क्या शामिल होता है? तो ध्यान रखना, एनएनपी में ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, NFIA शामिल होता है। तो इसमें ध्यान रखना, प्रोक्स कर शामिल होता है क्या? नहीं, ये क्या ये शामिल नहीं होता? क्या ये इस नहीं होता शामिल, या फिर या नहीं होता है शामिल, या फिर साधनों का भुगतान ये नहीं होता है? बताओ क्या शामिल नहीं होता है? देखो इधर, हमने जीएनपी में से मूल्यह्रास को अगर निकाल देते हैं तब क्या बचता है? एनएनपी। तब क्या निकल के आएगा? एनएनपी। अगर एनएनपी में मूल्यह्रास यानी कि डिप्रेशिएशन जोड़ दें तो फिर क्या बन जाएगा? जीएनपी। तो इसका मतलब है कि मूल्यह्रास इसमें शामिल नहीं होता है, नहीं होता है। तो कौन सा अंग नहीं है? ठीक है ना। तो बताइएगा, पूंजीगत ह्रास, साधनों का भुगतान, व्यापारिक हस्तांतरण या प्रोक्स कर। तो नहीं है की बात हो रही है यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा एनएनपी में। तो
तो इसमें व्यापारिक जो हस्तांतरण जो होता है, व्यापारिक हस्तांतरण जो होता है, यानी कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को पैसे जो देता है, अनुदान देता है, वो उसमें क्या नहीं होता है, शामिल नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो एनएनपी का अंग क्या है? अंग है भाई पूंजीगत जो ह्रास है वो भी होता है। ठीक है ना, पूंजीगत ह्रास का मतलब है ब्याज। ठीक है, यहाँ पे मूल्य ह्रास मत समझ लेना, कभी मूल्य ह्रास समझ के ये टिक कर दो। पूंजीगत ह्रास का मतलब क्या होता है? जो हमारी जो पूंजी जो लगाई है हमने, उसमें पूंजी का जो ब्याज देना होता है वो पूंजीगत। पूंजी का मतलब होता है पैसा, और पैसे का हम क्या देते हैं, उधार लेते हैं तो ब्याज देते हैं। प्रोक्स कर होता है, बिल्कुल भाई, प्रोक्स कर डायरेक्ट टैक्स होता है, बिल्कुल होता है भाई, डायरेक्ट टैक्स होता है इसमें। ठीक है, साधनों का भुगतान भी होता है भाई, जो साधन जो उत्पादन वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, है ना, तो वो जो काम कर रहे हैं तो उनको भी भुगतान करना पड़ता है, और सरकार को टैक्स भी देना पड़ता है। ठीक है, तो को क्या नहीं देना पड़ता है? एनएनपी में ध्यान रखना, व्यापारिक हस्तांतरण, व्यापारी एक दूसरे को जो है पैसे ट्रांसफर करते हैं। चलिएगा, जीएनपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस में ये जो है, यह है उपरोक्त समीकरण किसको व्यय करता है? आय पक्ष का विवरण करता है, या व्यय पक्ष का वितरण करता है, या फिर उत्पादन पक्ष का वितरण करता है, या उपभोग का वितरण करता है? बताइएगा। जीएनपी बराबर, जीएनपी बराबर ये होता है, तो इसका मतलब क्या होगा? बताइएगा। तो देखो यहाँ पे आपको घुमाने के लिए समीकरण दे दिया है। ये होता है, सिर्फ इतना इतना ले लीजिएगा, सी प्लस आई प्लस जी होता है भाई जीडीपी। इसका मतलब होता है उपभोग, इसका मतलब होता है निवेश, और इसका मतलब होता है व्यय। ये होता है। अगर जीडीपी में हम एक्स प्लस प्लस जोड़ देंगे, क्या? एक्स माइनस एम, यानी कि एन एफ आई ए को जोड़ देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? जी एन पी बन जाएगा। अब ये सीधा सीधा पूछ रहा है, सीधा तो आपसे पूछा नहीं है, ये आपको घुमा दिया है। तो इधर क्या बन गया? ये भी जी एन पी हो गया, जी एन पी। तो इसका कहने का मतलब है जी एन पी में क्या शामिल होता है? ठीक है, इसमें क्या शामिल है समीकरण में? तो बताइएगा, उत्पादन पक्ष होता है या नहीं होता है, या व्यय होता है क्या, या आय होता है क्या, या उपभोग का विवरण होता है क्या? तो बताइएगा। तो ये जो समीकरण जो दे रहा है रखना है भाई, इस समीकरण में ध्यान रखना है, इसका अर्थ यही निकल के आएगा जीएनपी। और जबकि यहाँ पर ये अकेला ये दिए दिया होता ना, ये लखो लिया होता ऐसे, ऐसे छुपा लिया होता, तो तब हम क्या कहते कि भाई ये क्या है? जीडीसी है, ये उपभोग है, आई है, ध्यान रखना है, निवेश है, ठीक है ना, और ये जो है ये व्यय है। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते थे, तब हम और भी दिक्कत हो जाती, लेकिन यहाँ पे जी एन पी बराबर दे दिया है, तो ध्यान रखना उत्पादन का पक्ष का विवरण है ये, उत्पादन का कर रहा है, ये किसका कर रहा है? उत्पादन पक्ष का विवरण कर रहा है ये। ठीक है ना, जीएनपी में क्या होता है? उत्पादन। ठीक है ना, तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विदेशों से प्राप्त आय, विदेशों से प्राप्त आय सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होती है क्या? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि किस में शामिल होती है? जीडीपी में, या राष्ट्रीय आय में शामिल होती है, या नेशनल जो इनकम है उसमें होती है क्या, या उपयुक्त में से किसी में भी शामिल नहीं होती है, या दोनों में शामिल होती है? बताइएगा। विदेशों से प्राप्त आय जो है वो किस में जोड़ते हैं भाई, ध्यान रखना, वो किस में जोड़ते हैं, फटाफट बताइएगा। जीडीपी में तो नहीं जोड़ते हैं भाई, ये ध्यान रखना।
जीडीपी में तो नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, जीडीपी में नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जीडीपी में नहीं जोड़ते हैं, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया है। और इसका मतलब इस ये नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उपयुक्त में से किसी में भी शामिल नहीं होती है या राष्ट्रीय आय में शामिल होती है। तो ध्यान रखना, विदेशों से जो प्राप्त आय होती है वो क्या होती है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय आय में जुड़ती है। किस में जुड़ती है? राष्ट्रीय आय में जुड़ती है, वो विदेशों से प्राप्त जो आय होती है। ध्यान रखना, क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिएगा, इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है ना? चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख कठिनाइयां क्या है भाई? कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं कि हमारी जो राष्ट्रीय जो आय है उसकी गणना नहीं हो पाती है? धारणामूलक, सांख्यिकी संबंधी, या प्रशासनिक परिवर्तन संबंधी, या उपयुक्त सभी? तो बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, जब भी राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो ध्यान रखना 3 मेथड यूज करते हैं। कितने मेथड यूज करते हैं? 3 मेथड यूज करते हैं। एक होता है उत्पादन विधि, एक होती है व्यय विधि, और एक होती है आय विधि। तो ये तो गणना के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये 3 मेथड। लेकिन ये क्या कह रहा है कि गणना की प्रमुख कठिनाइयाँ किसके कारण कठिनाइयाँ होती है जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं? तो धारणा मूलक की बिल्कुल होती है भाई, सांख्यिकी संबंधी बिल्कुल आंकड़े गलत सलत हो जाते हैं, प्रशासनिक परिवर्तन संबंधी, जब प्रशासनिक संबंधी जैसे कोई इसी को आंकड़े के दे रखा है और उसका तबादला हो गया तो फिर ये दिक्कतें आती हैं। तो इसका मतलब क्या है? उपयुक्त सभी होते हैं। ये कठिनाइयों में शामिल कर लीजिएगा आप, या लिख लीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयाँ जो शामिल होती हैं वो 1 2 3 ऐसे होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय आय का आकलन, राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए निम्न में से क्या शामिल नहीं किया जाता है? राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए निम्न में से क्या शामिल नहीं किया जाता? क्या शामिल नहीं किया जाता है? पेंशन, किराया, ब्याज एवं लाभ, मजदूरी एवं वेतन। तो बताइएगा क्या शामिल नहीं किया जाता राष्ट्रीय आय में? राष्ट्रीय आय में क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो बताइएगा भाई। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय आय में क्या शामिल किया जाता है भाई? मैंने बताया था कि क्या किया जाता है, वेतन किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, यानी कि मजदूरी किया जाता है, ब्याज भी किया जाता है, लाभ भी किया जाता है, और किराया 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 लगान लगान, ये चीज़ें शामिल होती हैं। ध्यान रखना, पेंशन शामिल नहीं होती। तो हमारा आंसर क्या होगा? नहीं पूछ रहा है तो नहीं कौन सी है? पेंशन। ठीक है, तो इनको जोड़ लो और इनके जोड़ के बराबर क्या आएगा? एन आई आएगा। एन आई के बराबर क्या आएगा? जीएनपी आएगा। और जीएनपी के बराबर क्या आएगा? जीएनई आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा। वही जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा असत्य है? निम्न में से कौन सा असत्य है? जीएनपी ग्रेटर होता है क्या एनएनपी से? एन राष्ट्रीय आय बड़ी होती है क्या प्रति व्यक्ति आय से? जो पर्सनल व्यक्तिक जो आय होती है उससे बड़ी होती है क्या? एनएनपी बड़ी होती है क्या एनआई से? और
पी आई बड़ा होता है क्या एन आई से, इनमें से कौन सा कथन असत्य की बात कर रहा है? तो तीन तो क्या है भाई सत्य है, इसमें से क्या है, तीन तो क्या है सत्य है भाई इसमें, ठीक है ना, तीन तो क्या है सत्य है और एक क्या है असत्य है भाई। तो बताइएगा, थोड़ा सा ध्यान देखना, ऑप्शन भी ऊपर नीचे कर रखे हैं, ऑप्शन भी ऊपर नीचे कर रखे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपका ऑप्शन चेंज कर दें, ठीक है। तो देखिएगा भाई, जी एन पी बराबर होता है GNI बराबर होती है GNE बराबर होता है, ये तीनों बराबर होते हैं, इतना तो पता है ना। GNP से ध्यान रखना, GNP बड़ा होता है NNP से। क्यों भाई, इनमें क्या फ़र्क होता है? क्योंकि इसमें क्या ऐड होता है, मूल्य ह्रास होता है, तो मूल्य ह्रास का जो पैसा है होता है वो इसमें ज़्यादा जोड़ देंगे, ठीक है ना, मूल्य ह्रास का भी पैसा शामिल होता है इसमें, तो इसलिए ये बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये कथन सत्य है। नेशनल इनकम, भाई राष्ट्रीय आय जो है, राष्ट्रीय आय जो होती है ना वो बड़ी होती है नहीं होती है प्रति व्यक्ति आय से, है ना, प्रति व्यक्ति आय से। अगर कुल जनसंख्या से डिवाइड करेंगे, कुल जनसंख्या से डिवाइड करेंगे राष्ट्रीय आय को, तभी तो हमारी प्रति व्यक्ति आय निकल के आएगी, पर्सनल आय, यानी कि व्यक्तिक का जो आय है वही तो निकल के आएगी। तो इसका मतलब है ये भी हमारा सही है। पर्सनल जो ये उल्टा कर दिया है भाई इसका, देखिएगा इधर, है ना, चेंजमेंट कर रखा है, चेंजमेंट कर रखा है, लेकिन ग्रेटर देन किसको दिखा रखा है, ग्रेटर देन किसको दिखा रखा है, ध्यान रखना, ग्रेटर देन किसको दिखा रखा है, NI को ही दिखा रखा है, और इधर भी इधर ही इसी को दिखा रखा है, तो इसका मतलब ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। NNP छोटी होती है राष्ट्रीय आय से, क्यों क्यों होती है, देखिएगा GNP जो होती है वो किसके बराबर होती है, NI के बराबर होती है, NI यानी कि GNP के बराबर होती है, जबकि NNP GNP से तो क्या है भाई छोटी है ना, GNP से क्या है छोटी है, तो यहाँ पर NI से भी क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, लेकिन निशान देखिएगा, निशान बड़ा दिखा रखा है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा क्वेश्चन। जो भी बच्चा सेशन को देख रहा है भाई वो शेयर करते चलो, है ना, शेयर करते चलो, जितना हो सके उतना शेयर करते चलिएगा, और जो नया बच्चा है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों को भी बताइएगा, ठीक है। शेयर करो, सब्सक्राइब करते चलो और कमेंट करते रहना भाई, इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, ताकि मेरे को भी पता चले कि भी आपका कितना इम्प्रूवमेंट करना है। और डाउट सेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सअप जो नंबर हैं ये देखिएगा, हमारे व्हाट्सअप नंबर हैं ये, इन के ऊपर डाउट ज़रूर लिखकर भेजिएगा, फिर हम उसके ऊपर डाउट सेशन की क्लास लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन क्या, निम्न में से राष्ट्रीय आय का गणना विधि नहीं है, विधि नहीं है। अभी क्वेश्चन हमने करवाया था और उसमें बताया था कि कौन कौन सी विधियां होती हैं, मूल्य आवर्धन विधि, है ना, वैल्यू एडिट मेथड, वैल्यू एडिट मेथड, आय विधि, व्यय विधि, कारक प्रयुक्त विधि, इसको यानी कि वो बोलते हैं उत्पादन विधि। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, तो बताइएगा। तो अभी बताया था ना तीन होते हैं, उत्पादन हो गया, व्यय विधि हो गया, आय विधि हो गया, तो ये तीन मेथड होते हैं, तो ये कौन सा हो गया हमारा आंसर, ये हो जाएगा, नहीं की बात कर रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है, सकल घरेलू उत्पाद में से यानी कि GDP में से उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है, प्रोडक्ट प्राप्त किया जा सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, पूंजी के अवक्षय के कारण, सकल स्थायी पूंजी के अवक्षय के कारण, अस्थिर पूंजी के अवक्षय के कारण, या निवल राष्ट्रीय पूंजी के आवश्यकों को घटाकर निवल घरेलू। तो बताइएगा कि सकल घरेलू उत्पाद कैसे प्राप्त किया जा सकता है, बताइएगा।
तो ध्यान रखना ये हमारा आंसर चला जाएगा। पूंजी जो होती है, पूंजी के को लगाने के साथ ही, ध्यान रखना, पूंजी को लगाने के साथ ही हम क्या करते हैं, उत्पादन शुरू करते हैं। तो इसलिए पूंजी के अवक्षय के कारण क्या होता है, अवक्षय के कारण हम जीडीपी प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। क्षय का मतलब क्या होता है, क्षय का मतलब क्या होता है, मतलब कम होना। ठीक है ना। क्षय का होना मतलब कि धीरे धीरे कमजोर होना, क्षय का मतलब। ठीक है ना। और अवक्षय का मतलब क्या होता है, बढ़ना। ठीक है ना। उसका विपरीत होता है। तो पूंजी का जैसे जैसे बढ़ेगा तो सकल उत्पाद भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ध्यान रखिएगा हमारा आंसर क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद में, सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय यानी कि NFIA आय को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। किसमें, सकल घरेलू उत्पाद में, यानी कि जीडीपी में, जीडीपी में अगर हम ये कर दें, ये NFIA जोड़ दें तो फिर क्या प्राप्त होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा, या जीएनपी होगा, या निवल राष्ट्रीय उत्पाद या एनएनपी होगा, या फिर सकल सकल राष्ट्र कारक उत्पाद होगा। ठीक है ना। या फिर निवल घरेलू उत्पाद होगा। ठीक है ना। तो बताइएगा जीडीपी होगा या फिर एनडीपी होगा। तो बताइएगा क्या होगा। जब हम जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में अगर हम जीडीपी में अगर एनएफआई जोड़ेंगे तो भाई क्या निकल के आएगा, जीएनपी निकल के आएगा। तो जीएनपी कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। मुझे आशा है कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। तो थम्स अप कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कितना समझदार क्वेश्चन है, बहुत समझदार क्वेश्चन है। इस चीज को देखिएगा, ब्राजील देश है और ब्राजील देश में टाटा कंपनी की कमाई, यानी कि वहां पर फैक्ट्री, कंपनी स्थापित, फैक्ट्री एक शाखा स्थापित कर रखी है टाटा कंपनी ने, की कमाई भारत का एक हिस्सा है। ठीक है ना, भारत का एक हिस्सा है। तो वहां पर कमाई हो रही है, वहां पर कमाई हो रही है। तो ध्यान रखना ये क्या है, टाटा, ये क्या है, टाटा की बाउंड्री है। क्या इसकी बाउंड्री है, टाटा कंपनी की बाउंड्री है। लेकिन देश कौन सा है, देश कौन सा है, ब्राजील है। और ब्राजील में जो जो कमाई कर रहा है, वो आय जो आ रही है, जो कमाई कर रहा है, वो किस में शामिल होगा। तो वो कारक लागत पर, कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद होगा। या कारक का मतलब होता है साधन, और साधन लागत का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। तो जीडीपी, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में शामिल होगा क्या, इसमें शामिल होगा क्या, या फिर कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर लागू होगा क्या, या फिर बाजार भावों पर सकल घरेलू या जीडीपी मार्केट प्राइस के ऊपर होगा क्या, कौन सा होगा इनमें। या कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी फैक्टर कॉस्ट किस में शामिल होगा, वो जो कमाई जो करेगा वो बताइएगा फटाफट। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, बताइए किस में शामिल होगा। तो ध्यान रखना वो विदेशों में जाके काम कर रहा है। ठीक है ना, विदेशों में जाकर काम कर रही है वो कंपनी। ठीक है। तो जो वहां से जो कमाई होगी, ध्यान रखना वहां से कमाई होगी, वो क्या होगी, ध्यान रखना वो क्या होगी, ध्यान रखना। अब एक बात बताइएगा, ये देश है, ये देश है, इसमें ये कंपनी है, ये टाटा की कंपनी है। टाटा की कंपनी में ये तो नहीं कि भारतीय काम करेंगे, वहां पर वहां के लोग, ब्राजील के भी लोग काम करेंगे। तो वो क्या हो गए, विदेशी। क्या हो गए, विदेशी।
तो विदेशी नागरिकों की आय जो जोड़ा और घटाया जाता है वो किस में होता है? जीएनपी में। क्या होता है? जीएनपी में होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा, कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है ना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वीं शताब्दी के 50वें, 60वें तथा 70वें दशक के प्रारंभिक वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुई वृद्धि दर को बिंदु दर कहा गया है, क्योंकि बिंदु दर कहा गया है क्योंकि वृद्धि दर बढ़ रही थी, वृद्धि दर घट रही थी, या वृद्धि दर स्थिर रही थी, या वृद्धि दर शून्य रही थी। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 64 का। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के बताइएगा, आंसर दीजिएगा। पचासवें, 60वें और 70वें दशक में बिंदु दर वृद्धि, बिंदु थोड़ी है भाई, ये हिंदू आएगा। ठीक है, क्या आएगा? हिंदू आएगा ये भाई। क्या आएगा? हिंदू दर, हिंदू दर आएगा ये। तो बताइएगा बढ़ रही थी या घट रही थी? 1950 से लेकर 60, 70, 60 और 70 के दशक में, यानी कि प्रथम 30 वर्षों की बात हो रही है। ये कितने वर्षों की बात हो रही है? 30 वर्षों की बात हो रही है। तो ध्यान रखना उसमें क्या हो रहा था। ठीक है ना, तो ध्यान रखना उस समय जो वृद्धि दर चल रही थी वो 3.5% दर से बढ़ रही थी। ठीक है, और उसी समय अगर हम देखेंगे तो हिंदुओं की जो वृद्धि दर थी, हिंदुओं की वृद्धि दर थी वो भी कितनी थी? सेम थी, बराबर थी। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया? हिंदू वृद्धि दर बढ़ रही थी। ठीक है ना, और इसका ध्यान रखना, इसका जो प्रतिपादन जो किया था प्रोफेसर राजकृष्णा के द्वारा किया गया था। इसका प्रतिपादन किसने किया था? प्रतिपादन जो था वो किसने किया था? प्रोफेसर राजकृष्णा ने, राजकृष्णा ने। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? ठीक है ना, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ICOR का मतलब क्या होता है? ICOR का मतलब क्या होता है? ICOR का मतलब क्या होता है? बताइएगा ICOR का। तो देखिएगा ICOR का मतलब होता है वर्धमान पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक है ना, वर्धमान पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक है, यानी कि बढ़ती हुई जो पूंजी है और उसके जो उत्पादन हो रहा है उसका रेशियो की बात की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सकल घरेलू उत्पाद है भाई, सकल घरेलू उत्पाद है, यानी कि GDP क्या है? किसी देश के लोगों के कल्याण का माप है, किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक कार्यकलापों का लागत माप है। अब ये भी नहीं कर पाओगे तो फिर नहीं कर पाओगे। तो किसी अर्थव्यवस्था के सभी अभिक्रमों का लागत लाभ विश्लेषण है, या किसी अर्थव्यवस्था में विनिर्मित वस्तुओं का मूल्यांकन है। तो बताइएगा क्या होगा? अगर ये भी नहीं बता पाए ना तो फिर धिक्कार है।
तो ध्यान दीजिएगा, जीडीपी किसे कहते हैं? किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक कार्यकलापों का। आर्थिक कार्यकलाप मतलब जो भी वस्तुओं का उत्पादन, सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, वो आर्थिक क्रियाकलापों में शामिल होता है। तो उसका लागत माप होता है। लागत माप का मतलब फैक्टर कॉस्ट के ऊपर बात होती है। ठीक है, तो वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की वृद्धि को हम क्या कहते हैं? वृद्धि को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय स्थिर मूल्यों पर। स्थिर मूल्यों पर यानी कि स्थिर मूल्यों का मतलब होता है कि आधार वर्ष एक निश्चित कर लिया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की सांकेतिक वृद्धि, या राष्ट्रीय आय की वास्तविक वृद्धि, या प्रति व्यक्ति आय की वास्तविक वृद्धि, या वास्तविक रूप से प्रति व्यक्ति की वृद्धि। ठीक है, व्यक्ति की वृद्धि की बात कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो ये ऑप्शन नहीं है। राष्ट्रीय आय की वृद्धि को हम क्या बोलते हैं फिर? वास्तविक वृद्धि बोलेंगे क्या स्थिर मूल्यों के ऊपर होगी तो? ठीक है, तो बताइएगा 67 का क्वेश्चन बताइएगा। तो ध्यान रखना स्थिर मूल्यों के ऊपर, जैसे कि बेस स्थिर मूल्य का मतलब होता है कि आधार वर्ष ले लिया जाता है भाई। क्या ले लिया जाता है? आधार वर्ष ले लिया जाता है। जैसे 2011 और 12 ले लिया, उस समय ध्यान रखना वस्तुओं का मूल्य जो होता था ना, उस मूल्य के ऊपर जो राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं ना, राष्ट्रीय आय आई, मान लीजिए 10 करोड़ आई। कितनी आई? 10 करोड़ आई थी उस समय। ठीक है ना, तो ये देखा जाता है, ये होता है कि भाई हाँ ये राष्ट्रीय आय है, तो ये वास्तविक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वास्तविक कहलाएगी। तो स्थिर मूल्यों के ऊपर जो राष्ट्रीय आय में की वृद्धि जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय की वास्तविक वृद्धि कहते हैं। राष्ट्रीय आय की वृद्धि कहते हैं। और राष्ट्रीय आय की सांकेतिक वृद्धि, ध्यान रखना, ये चालू वर्ष पे होती है, क्योंकि उसमें कभी की वस्तुओं की कीमतों में कमी होती है, तो कभी, है ना, कमी होती है, तो कभी वृद्धि होती है, कमी वृद्धि होती है। तो इसलिए वो क्या होते हैं कि हम अंदाजा सा लगा सकते हैं चालू वर्ष में। जबकि स्थिर मूल्यों में हम क्या कर सकते हैं? ध्यान रखना, स्थिर मूल्यों में हम क्या कर सकते हैं भाई? वास्तविक वृद्धि दर दर्ज कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेट NNP बाजार कीमत पर पूछा गया है। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका समीकरण क्या होगा? ये देखिएगा भाई आप, इसका समीकरण देखिएगा क्या होगा। सकल राष्ट्रीय मानस में साधन लागत पर प्लस में अप्रत्यक्ष कर को करेंगे, जब यह NNP निकल के आएगा क्या? या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पादन GNP बाजार कीमत पर स्थिर पूंजी उपभोग होगा क्या? या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पादन बाजार कीमत पर प्लस में अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे क्या? तो बताइएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है ना, माइनस में साधन लागत पर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत के ऊपर प्लस में क्या कर देंगे? अप्रत्यक्ष कर। तो ये हो जाएगा हमारा। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद ये क्या हो गया? GNP हो गया है। साधन लागत पर का मतलब क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। अगर इसमें हम जोड़ देंगे अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? GNP। ठीक है ना, GNP MP हो जाएगा। इसका तो मतलब क्या हो जाएगा? GNP हो जाएगा। ठीक है ना, और ये क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पादन बाजार कीमत पर स्थिर पूंजी उपभोग, और सकल राष्ट्रीय उत्पादन GNP बाजार कीमत पर अप्रत्यक्ष कर। तो ये समीकरण कहाँ पर बैठता है वो देखिएगा भाई, ये समीकरण कहाँ पर बैठता है। ठीक है, तो ये समीकरण कहाँ पर बैठता है वो देखिएगा। ये थोड़े मिस प्रिंट हो रखा है भाई। ये समीकरण कहाँ पे बैठता है? सकल राष्ट्रीय उत्पादन GNP बाजार कीमत पर स्थिर पूंजी उपभोग, स्थिर पूंजी उपभोग। ठीक है, तो ये इसके बराबर होता है। किसके बराबर होता है? राष्ट्रीय उत्पादन के बाजार कीमत के ऊपर बराबर होता है स्थिर पूंजी उपभोग। ठीक है ना, क्लियर हो गया?
ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का, ये होता है इसका आंसर। चलिएगा अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में समावेश नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जीडीपी जो हमारी जो होती है, जीडीपी में समावेश नहीं है। क्या नहीं है? जीडीपी में समावेश नहीं होता है। पत्नी की सेवाएं होती है क्या? सार्वजनिक ऋण पर ब्याज होता है क्या? पेंशन होता है क्या? या सभी? पत्नी की सेवाएं, भाई ध्यान रखना, पत्नी की सेवाएं ध्यान रखना शामिल नहीं होती हैं, जीडीपी में शामिल नहीं होती है, क्योंकि वो मध्यवर्ती वस्तुएं हो जाएगी, मध्यवर्ती सेवाएं हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना। और क्या है इसमें? ठीक है ना। और क्या है? सार्वजनिक ऋण पर ब्याज होता है वो भी इसमें शामिल नहीं होता है। पेंशन शामिल नहीं होती है, ध्यान रखना। आय नहीं की है, पेंशन में पैसे दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, सरकार को आय प्राप्त नहीं हो रही है। सार्वजनिक ऋण पर ब्याज दिया जा रहा है, ब्याज दिया जा रहा है, ध्यान रखना, आय प्राप्त नहीं हो रही है। जबकि सकल राष्ट्रीय जीएनपी जो है, सॉरी जीएनपी है ये, जीएनपी है ये, जीएनपी है भाई, ये जीएनपी है। ठीक है ना। तो जीएनपी में ध्यान रखना पेंशन शामिल नहीं होती है, ये शामिल नहीं होते हैं, ध्यान रखना। तो सेवाएं भी, ये भी सभी शामिल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये चीज़ें शामिल नहीं होती है जीएनपी में, ये ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। और भाई ये इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है और फिर ये यहीं पे समाप्त होता है। व्यय योग्य आय निम्न के बराबर है। व्यय योग्य, मान लीजिए ये आय है हमारी, और व्यय आय यानी कि खर्च योग्य कौन सी है ये देखना है। खर्च योग्य, खर्च करने के लिए योग्य कौन सी है? वैयक्तिक आय में से प्रत्यक्ष कर को घटा देंगे क्या? तब हो जाएगा क्या? वैयक्तिक आय में से अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे क्या? या वैयक्तिक आय में से, यहाँ पे ऑप्शन को काट दिया गया है, ठीक है, में से अनुदान को घटा देंगे क्या? या वैयक्तिक आय में अनुदान जोड़ देंगे तभी होता है क्या? तो ध्यान रखना, आय के ऊपर कौन सा टैक्स लगता है भाई? आय के ऊपर टैक्स लगता है इनकम टैक्स। कौन सा लगता है? इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स कैसा होता है? ध्यान रखना, डायरेक्ट टैक्स होता है। कैसा होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है, यानी कि प्रत्यक्ष कर होता है। कौन सा होता है? प्रत्यक्ष कर। जब आय में से अगर हम इनकम टैक्स निकाल देंगे, प्रत्यक्ष कर निकाल देंगे, तो फिर जो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा? पैसा। सरकार को हम इनकम टैक्स देने के बाद जो पैसा हमारे पास बचता है, ध्यान रखना, वो व्यय योग्य आय कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यय योग्य आय कहलाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये सेशन है ये समाप्त करते हैं मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो सेंड कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर कीजिएगा। और इस क्लास, जो भी नया बच्चा इस क्लास को देख रहा है वो ध्यान रखना सब्सक्राइब करके ज़रूर निकलना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ।